हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम एमपीपीएससी मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो 2019 के मेंस में पूछे जा सकते हैं और जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक साथ तो हम ये नहीं पढ़ सकते पूरा। एक टॉपिक भी अगर हम लेंगे, जैसे कि हमें अभी आधुनिक इतिहास पढ़ा रही हूँ, आधुनिक इतिहास में जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है वो हम पढ़ रहे हैं 1947 का। लेकिन उसमें भी हम पूरे नहीं कर पाएंगे, तो इसके अलग अलग पार्ट बना के जो भी होगा तो मैं वीडियो में कवर करवा दूंगी। ये जो आप जिनसे पढ़ रहे हैं, ये मेरे आधुनिक इतिहास के नोट्स हैं। आधुनिक इतिहास के जो सभी नोट्स हैं, पहले पेपर से लेके 6 पेपर तक, मेरे जो प्रश्नोत्तर वाइज है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किए गए हैं। हर टॉपिक से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर किया है। एग्ज़ाम टाइम अभी समय बहुत कम बचा है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं और आपके पास प्रश्नोत्तर तैयार नहीं है तो आप अभी भी, आपके पास समय है, आप इनको नोट्स को ले लीजिए और बस इन्हें ही घोंटिए। इसके अलावा जो भी करंट से संबंधित, कोरोना से संबंधित, कोई भी योजना से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है तो वो मैं डेली आपको इनके साथ 22 ग्रुप मिलेंगे, तो वो मैं ग्रुप में आपको दे ही रही हूँ। तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखिए। हम जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? जब हमको सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है तो हमको उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। भारतीय जनपद सेवा में इनका चयन हुआ था। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे ये। तो भारतीय जनपद सेवा में इनका चयन हुआ था। रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग के हत्याकांड के कारण इन्होंने अपना आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। रोलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस हत्याकांड के कारण इन्होंने अपना अपना त्यागपत्र आईसीएस से जो भी पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ था आईसीएस में, उन्होंने इस पर त्यागपत्र दे दिया। फिर इनके बारे में जो मेन पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन्होंने हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में 1938 में इनको अध्यक्ष चुना गया था। नज़रबंदी से फरार होने के बाद पठान के रूप में कलकत्ता से पेशावर, अफगानिस्तान होकर ये रूस पहुंचे। ये खुद को बचाते हुए फरार हो गए थे और वहां से ये पठान का इन्होंने वेश धारण कर लिया था। पठान के रूप में ये पहले कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता से ये पेशावर गए। पेशावर जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ से ये अफ़गानिस्तान में गए। अफ़गानिस्तान होते हुए ये रूस पहुँचे। लेकिन 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जब ये रूस पहुँचे थे तो क्या हुआ था कि जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था और वे रूस को छोड़कर जर्मनी चले गए थे। और वो रूस को छोड़ के कहाँ चले गए थे? जर्मनी चले गए थे। अब हम पढ़ते हैं आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। गठन किसने किया था आज़ाद हिंद फौज का? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। 1944 में बोस के सिंगापुर पहुंचने पर आज़ाद हिंद फौज गतिशील हो गई थी। 1944 में जैसे ही सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे थे, आज़ाद हिंद फौज जो थी वो गतिशील हो गई थी। 1944 में बोस के सिंगापुर पहुंचने पर आज़ाद हिंद फौज क्या हो गई थी? गतिशील हो गई थी। बोस ने आज़ाद हिंद सरकार गठित की थी। बोस ने क्या की थी? आज़ाद हिंद सरकार गठित की थी। गठन कैप्टन मोहन सिंह ने 1944 में बोस के सिंगापुर पहुंचने पर आज़ाद हिंद फौज गतिशील हो गई थी। और जो आज़ाद हिंद फौज का जिसने गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने, ये गठित हो गई थी। लेकिन जैसे ही 1944 में बोस वहाँ पे पहुँचे तो इसने गति पकड़ ली थी। बोस ने आज़ाद हिंद सरकार गठित की और इन्होंने जैसे आज़ाद हिंद फौज गठित की थी, किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। फौज की जगह आज़ाद हिंद सरकार करके सुभाष चंद्र बोस ने इसको गठित किया था। वे स्वयं इस सेना के मुखिया बने थे। इसकी जो आज़ाद हिंद सरकार जो गठित की थी बोस ने, इसके मुखिया कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस स्वयं बने थे। इन्होंने यही आज़ाद हिंद जो फौज थी, यहीं पर इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोस ने सिंगापुर से जापान की ओर रुख किया और यह कहा जाता है कि यह ताइपे हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 1845 को मारे गए। बोस ने सिंगापुर से जापान की ओर रुख किया था और कहा यह जाता है कि यह ताइपे हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए, लेकिन इसका कोई जीवित प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
तो फ्रेंड हमने क्या लिखा, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा कि कटक में था, जनपद सेवा में उनका चयन हुआ, रोलेक्ट एक्ट जलियांवाला बाग के कारण इन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए, नज़रबंदी से फरार होने के बाद ये पठान के रूप में कलकत्ता से पेशावर, फिर अफगानिस्तान, फिर रूस पहुँचे, रूस में जर्मनी ने 1941 में आक्रमण कर दिया तो वे जर्मनी पहुँच गए थे। आज़ाद हिंद फौज में हम क्या लिखेंगे, कब गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया, 1944 में बोस के सिंगापुर पहुंचने पर आज़ाद हिंद फौज क्या हुई, गतिशील हो गई, बोस ने आज़ाद हिंद सरकार गठित की, वे स्वयं इस सेना के मुखिया बने और उन्होंने ही आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोस ने सिंगापुर से जापान की ओर रुख किया और ये कहा जाता है कि वह ताइपे हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उल्लेख करते हुए इनके सुधार की उपेक्षा कीजिए। हम क्या पढ़ने वाले हैं, मार्ले मिंटो सुधार पढ़ने वाले हैं। जो मिंटो जो गवर्नर बने थे हमारे भारत में 1909 में बने थे, और उस समय का जो सुधार है उन मार्ले और मिंटो गवर्नर ने मिलके जो सुधार किए उसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। तो पढ़ते हैं, इस समय क्या हुआ, जो सचिव थे भारत के वो मार्ले थे और वायसराय थे मिंटो। तत्कालीन भारत का सचिव कौन था, मार्ले था, और वायसराय कौन था, मिंटो। इन दोनों के द्वारा जो सुधार किए गए वो भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत किए गए, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वारा सुधारों के लिए पारित भारतीय परिषद एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में विधान परिषदों पर निर्वाचित सदस्य संख्या की वृद्धि, मतलब जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ये मार्ले मिंटो अधिनियम हुआ था, उसने क्या क्या सुधार किए थे 1909 में। तो जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करी। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचित सदस्य संख्या में वृद्धि की। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने लगा। जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होने लगा, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने लगा। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार में वृद्धि की गई। जो व्यवस्थापिका सभाएं हैं उनके अधिकार में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद रहेगी उसमें एक भारतीय सदस्य होना ही चाहिए, तो एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब अलग अलग हिंदू वोट देंगे, अलग मुसलमान देंगे, तो मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यद्यपि इस अधिनियम में पहली बार चुनाव प्रणाली को मान्यता मिली, किंतु इसका वास्तविक लाभ भारतीयों को प्राप्त नहीं हो पाया। 1909 के सुधारों में जनता को निराशा हाथ लगी, पृथक निर्वाचन में मुख्य भूमिका निभाई। एक बार और पढ़ लेते हैं हम। मार्ले मिंटो सुधार जो था वो तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो द्वारा सुधारों के लिए पारित भारतीय परिषद एक्ट 1909 के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो ने सबसे पहले मतलब मेन जो उसके लिए जाना जाता है वो सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए मार्ले मिंटो को जाना जाता है। और पहला पॉइंट हम लिखेंगे, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्य संख्या में वृद्धि। दूसरा था निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब जो भी चुनाव होंगे वो डायरेक्टली नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाएगा। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार में वृद्धि। जो व्यवस्थापिका थी उनकी जो सभाएं होती थी उनके अधिकार में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। यद्यपि इस अधिनियम में पहली बार चुनाव प्रणाली को मान्यता मिली, लेकिन इसका जो चुनाव प्रणाली को पहली बार यहाँ पे मान्यता मिली, लेकिन इसका लाभ भारतीयों को नहीं मिल पाया और 1909 के चुनावों से जनता को निराशा हाथ लगी। नेक्स्ट है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के मुख्य अभिलक्षणों की रूपरेखा बताइए। पुनर्जागरण आंदोलन से मतलब है कि हम जब 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पहले बहुत से धार्मिक कार्यकर्ता, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान था जागृत करने में। उग्रवादियों का बहुत हाथ था हर जन को जागृत करने के लिए, ये पहुंचाने के लिए कि जो अंग्रेज़ है वो हमारे देश में अच्छा नहीं करने आए हैं, उनके द्वारा हमारा भला नहीं हो रहा है। ड्रेन थ्योरी हो या
बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जिनके माध्यम से लोगों को जन जागृत किया। तो इसके हमको लक्षण बताना और उसकी रूपरेखा बतानी है। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, मतलब 1800 से 1900 के जो बीच का समय था, 1800 से 1850 का, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में कई सुधारवादी आंदोलन हुए। धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र हुए, जैसे कि तुकाराम हैं, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं। इन्होंने अपने विचारों द्वारा लोगों को जागृत किया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कई सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ किए, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे सभी आंसर इसी तरह से फ्रेम हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपका एथिक्स हो, सभी को मैंने इसी तरह प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किए, क्योंकि ये पढ़ने में हमें बहुत ईजिली फॉर्म हैंड रिटन है, तो हमें पढ़ने में बर्डन भी नहीं लगता और हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ पाते हैं और इन्हीं में से ही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। आपको एकदम एक बार फ्रेम करना आ गया, आपको एक बार पता है कि हमें इस आंसर में ये लिखना है, इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखना, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उससे मिलता जुलता कोई भी आंसर आएगा तो आप वहाँ पे फ्रेम कर पाएंगे। तो इसलिए ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं लिए हैं या आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं, तो ये आपके लिए रामबाण नोट्स हैं। आप इनको लीजिए और अपनी तैयारी को इनको 1 महीने में रट डालिए। तो अब इनके पढ़ते हैं क्या थे सुधार। इनका जो स्वरूप था, जो आंदोलन हुए थे, इनका स्वरूप सुधारवादी था। सुधारवादी मतलब ये लोगों में सुधार करना चाहते थे। सामाजिक कुरीतियों को धार्मिक मान्यता प्राप्ति अतः राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 18वीं सदी में क्या हुआ था कि ये विचारक आ गए थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अरविंद घोष, ये केशव चंद्र सेन, ये इनके प्रयासों से पुनर्जागरण हुआ। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। आधुनिकीकरण के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे कि राजा राम मोहन राय है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। इस आंदोलन में सभी सुधारवादी अपने अपने धर्मों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे। इस आंदोलन में क्या हुआ, जितने भी सुधारवादी हैं सभी अपने अपने धर्मों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण का प्रभाव इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कई मायनों में विशिष्टता, मतलब यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका भी प्रभाव यहाँ के जो विचारकों पर दिखता था। इन भारत को आधुनिकीकरण में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। भारत में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उनका इन्होंने विरोध किया। तो आप अपने मन से भी कि इनका क्या योगदान है, आप मन से भी अपना इसको लिख सकते हैं। तो ये था अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों में हुए परिवर्तन को बताओ। मतलब 1857 का जब विद्रोह हो गया था तो हमारा जो औपनिवेशिक भारत है, मतलब भारत जो उपनिवेश बना हुआ है, कॉलोनी बना हुआ है अंग्रेजों की, तो उसके ब्रिटिश नीतियों में क्या परिवर्तन हुए। तो 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है, अगर आप मेंस देंगे तो प्रीलिम्स भी देंगे। प्रीलिम्स के आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। मेरे नोट्स की ये विशेषता है कि हर टॉपिक के बाद लास्ट में करीब 1 से 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर फैक्ट दिए हैं, ताकि आप पढ़िए और उनको लगाइए। साथ में मैंने अभी 10,000 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें 100 टेस्ट लूँगी। जनरली जो कोचिंग संस्थान रहते हैं या दूसरे लोग जो टेस्ट सीरीज़ निकालते हैं वो 20-30 टेस्ट, 35 टेस्ट ये रहता है, उसमें मैं आपको कवर नहीं हो पाता। मैंने 100 टेस्ट निकाले हैं, 10,000 क्वेश्चन निकाले। इसमें आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, फ्लैट टेस्ट सभी आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपको बस यही करना है। इसमें मैंने घटना चक्र, पुनरावलोकन, ल्यूसेंट और बहुत सी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, न्यूज़पेपर का सहारा लेके इनको तैयार किया है। तो आप बस अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको तैयार कीजिए। आप उसको सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं और हार्ड कॉपी में भी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी में भी आपके पास पहुंच जाएगा तो आप अपने घर पर बैठकर भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों में हुए परिवर्तन बताना है। तो 1857 की जो क्रांति थी भारत के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। मतलब युग युग तक ये जानी जाएगी। इस क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया था, क्योंकि जो प्रशासन था वो डायरेक्ट ब्रिटिश शासक के हाथ में, ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गया था। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया। मतलब 1857 की क्रांति का जो परिणाम हुआ था, तो जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब समाप्त हो गई थी और उसकी जगह पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश क्राउन ने संभाल लिया था। ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। भारत में भारत मंत्री का एक पद सृजित हुआ। गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा। गवर्नर जनरल जो पहले ईस्ट इंडिया के रूप में कंपनी के साथ काम करता था, वो अब
ब्रिटिश सम्राट के अधीन होकर प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा। साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागपत्र दे दिया। जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वो उसको त्यागपत्र दे दिया गया। भारत में प्रत्येक प्रतिक्रियावादी तत्व को संरक्षण प्रदान करने की नीति अपनाई। नस्लवाद को बढ़ावा मिला, क्षेत्रीय अंतर को बढ़ावा मिला, मतलब नस्लवाद जो है उसको भी बढ़ावा मिला और क्षेत्रीय अंतर को बढ़ावा मिला। इसमें क्या हुआ कि भारतीयों और जो अंग्रेज़ों के बीच थी, ब्रिटिशर्स के बीच एक खाई आ गई थी। कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, हमारी जो स्वतंत्रता मिली है, उसकी एक नींव इस आंदोलन ने रख दी थी। तो आपको ये सभी उसमें लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 2019 में इसको लगभग 20 साल पूरे हो गए हैं। 2019 में इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। मोपला विद्रोह हुआ 1920 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 1918 में रिपोर्ट आई और 1919 में अधिनियम बना। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में क्या घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ये कब घोषणा की? 20 अगस्त 1917 को, और 1918 में रिपोर्ट आई। 1919 में ये अधिनियम बना। अब हम देखते हैं इसमें क्या किया गया। जो ये 1919, इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था होगी। द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की। जो प्रांतीय के विषय थे वो 2 भागों में बांट दिए थे, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बने। गवर्नर जनरल की मांगों में कटौती का अधिकार था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे। ये प्रश्न अनुपूरक हो सकते थे। ये प्रश्न अनुपूरक प्रश्न होते थे। तो सदस्य प्रश्न पूछ सकते। तो सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी 1919 के अधिनियम में दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय व्यवस्था की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हुआ। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी थे। गवर्नर जनरल की मांगों में कटौती की गई। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे। तो इस प्रकार से हमने ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की विशेषता लिखी। फ्रेंड्स, ऐसे ही और क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे क्वेश्चन और लाती रहूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है। साथ में अगर आप और किसी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट जा रहा है और आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।